नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम शर्मा रायपुर ब्रांच से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र का आज वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आगामी एग्जाम शिक्षक भर्ती सीजी टेट सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? किसका जी? आहार श्रृंखला। इसी को हम अपने लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? खाद्य श्रृंखला भी कह देते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए आप अपना राइट उत्तर जो रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस हिसाब से आप और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और कितना आप पानी में हैं इसका आकलन भी हो सकेगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ए दिया हुआ है घास, गेहूं और आम दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी दिया हुआ है बकरी, गाय तथा हाथी। डी दिया हुआ है घास, मछली तथा बकरी। ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसके राइट आंसर पे हम चर्चा करते हैं। और अगर इसके राइट आंसर पे चर्चा करें तो देखिएगा, कभी भी अगर खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो होता है उसमें पहले उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद आता है, याद रखिएगा, उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता आता है, प्राथमिक उपभोक्ता, और उसके बाद आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता आता है, फिर आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता जो भी होगा ये सर्वाहारी होता है, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता जो रहता है ये मांसाहारी होता है। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता में हमेशा याद रखिएगा कौन आता है? आपका मानव आता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है, अर्थात पेड़ पौधे ये सब आते हैं, उनको खाने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उनको खाने वाले जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता को भी खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? आपके तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं, तो पहला ऑप्शन पे अगर चर्चा करें तो घास, गेहूं और आम, यहां से हमको बकायदा पता चल रहा है कि ये सभी चीज प्रकृति से मिलते हैं, तो ये तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में। इसके बाद घास भी आपको प्रकृति से, गेहूं भी आप गेहूं का फसल लेते हैं, आम का वृक्ष होता है, इस प्रकार ये तीनों को काट दीजिए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की बात करेंगे घास, घास को बकरी, जी हाँ बकरी खाती है घास को, और बकरी को मानव बिल्कुल खाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। सी की बात करें बकरी गाय बकरी को नहीं खाती है, यहाँ से ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, डी की बात करें घास, मछली घास नहीं खाती है, और ई तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में उपस्थित O2 अर्थात ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? ऐसा पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर 2015 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दे देता हूं। ऑप्शन ए दिया हुआ है शाक एवं झाड़ियां, ऑप्शन सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन सी दिया हुआ है घास के मैदान, और ऑप्शन डी दिया हुआ है घने जंगल। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर के बारे में हम चर्चा करें, इसके राइट आंसर के बारे में बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका पादप प्लावक कहते हैं। आप देखिएगा, समझिएगा, जो हमारे तालाबों में, समुद्रों में, नदियों के किनारे आपने देखा होगा कि जो काई होती है वो समुद्री परितंत्र में, कहाँ? आपके समुद्री परितंत्र में ये विशाल मात्रा में पाई जाती है। और यही विशाल मात्रा में पाई जाने वाली जो पादप हैं, जो काई के परिवेश में रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। और ये हमारे प्रकृति को सर्वाधिक रूप से ऑक्सीजन, जो हमारी प्राणदायिनी वायु है, ये प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा द्वितीयक भक्षक है? भक्षक का मतलब होता है उपभोक्ता। ठीक है, वो पूछा गया है।
चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका हाथी, ऑप्शन बी दिया हुआ है गधा, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका हिरण और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका सांप। तो चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर, और ई दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए CGPSC लाइब्रेरियन 2017 के परीक्षा में ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर पे चलिए चर्चा करते हैं। हाथी, हाथी क्या द्वितीयक उपभोक्ता में आता है? तो हाथी तो आपका मांस नहीं खाता है जी, अभी आपको मैंने बताया था। पहले आता है उत्पादक, ठीक है, उत्पादक के बाद आएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद आता है आपका क्या, तो तृतीयक उपभोक्ता। अभी मैंने बताया उत्पादक वह होंगे जो हरे पेड़ पौधे हैं, ये सब जो पेड़ पौधे रहते हैं ये सब उत्पादक में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो रहेगा ये मांसाहारी रहेगा जी, ठीक है, मांसाहारी। अब इसके बाद तृतीयक जो होता है ये आपका क्या होता है, सर्वाहारी होता है। और इसी प्रकार से क्या होता है, आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, याद रखिए इस चीज को। तो यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता है जो मांसाहारी प्रकार का है, ठीक है, अर्थात द्वितीयक भक्षक है, पूछा गया है। तो भैया हाथी तो मांस खाता नहीं है, यहीं से देख लो। हिरण तो घास खाता है, गधा तो चारा खाता है जो घास का रहता है। तो सांप ही रहता है जो सांप किसको खा देता है जी, आपका मेढक को खा देता है, ठीक है। मेढक क्या करता है, जो टिड्डे रहते हैं जो प्राथमिक है उनको खाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? आप बताइए। आप खाद्य श्रृंखला फिर आ गया, पहला टॉपिक हमारा खाद्य श्रृंखला चल रहा है, इसके बाद सभी पे मैं बराबर चर्चा करने वाले हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए की बात करें तो घास, गेहूं, आम, तो ये तो बिल्कुल वही दिख रहा है, ये सब प्राथमिक है। इसके बाद ऑप्शन बी की बात करें, घास, बकरा, आदमी, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, बकरा, कौवा, हाथी। ऑप्शन डी की बात करते हैं, घास, मछली, बकरा। और ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए CGPSC प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर के बारे में हम बात करेंगे तो ये तो तीनों ही घास, गेहूं और आदमी, ये तीनों ही आपके क्या हो जा रहे हैं जी, ये उत्पादक है, याद रखिएगा। क्या है आपका, उत्पादक है। घास, बकरा, आदमी, बिल्कुल घास को बकरी खाएगी, ठीक है, बकरी या बकरा, और बकरा या बकरी को आदमी खा देते हैं, मनुष्य के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए अन्य ऑप्शन पे चर्चा करें, बकरा को कौवा कैसे खाएगा भाई, यहीं से गलत होता है, ठीक है। डी की बात करें, घास, मछली घास नहीं खाती है, मछली चारा खाती है, आप जानते हैं, ठीक। तो आहार श्रृंखला मतलब जो आपके एक जीव के लिए आहार का कार्य करे वो वही बनता है आपका आहार श्रृंखला, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 10% का नियम किससे संबंधित है, पूछा गया है। 10% का नियम किससे संबंधित है, पूछा गया है। चलिए बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका ऊर्जा का, खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन बी है ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन सी है पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। ऑप्शन डी है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जहां तक अब इस क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें तो चलिए देखते हैं। पहले तो याद रखिएगा ये जो 10% का नियम क्या है, तो देखिए हम एक उसमें चर्चा करते हैं। अगर 10% के नियम की अगर हम बात करेंगे, 10% के नियम की बात करते हैं, तो इस नियम को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा लिंडमैन ने इस नियम को प्रतिपादित किया है। और इस नियम में इन्होंने बताया है कि जो ऊर्जा है, जो आप आहार श्रृंखला में आहार ग्रहण करते हैं उससे आहार ग्रहण करने से जो ऊर्जा मिलता है आपको 100%, तो 100% ऊर्जा आप में 90% जो ऊर्जा है, 90% जो ऊर्जा है वो अन्य
कार्यों में क्या हो जाता है जी, इन ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और जो 10% ऊर्जा बचती है यही आपका एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के पास पहुंच पाती है, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में जा पाती है। यह बताया किसने, आपका लिंडमैन ने या नियामिनो ने 1942 में प्रतिपादित किया था। याद रखिए, ये आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत उपयोगी तथ्य हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब देख लेते हैं। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, अभी बताया मैंने 10% ऊर्जा जो है वही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंच पाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पतियां मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पतियां भारत में मुख्यतः पाई जाती है, ऐसा पूछा गया है। चलिए बताइए कहां पाई जाती है, तो इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है मालाबार तट में, ऑप्शन बी दिया हुआ है सुंदरवन में, ऑप्शन सी दिया हुआ है कच्छ के रण में, ऑप्शन डी दिया हुआ है डंडका रण में। तो चलिए बताइए, तो क्या पूछा है, मैंग्रोव या ज्वारीय प्रकार की वनस्पति के बारे में बात किया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है, चलिए कमेंट करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां ज्वारीय वन है, अर्थात समुद्र में जो ज्वार और भाटा आते हैं उसी के बिहाफ में ये वनों की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो बराबर समुद्र से लगे हुए तट दिए हुए हैं, लेकिन एक जो है ये दंडकारण्य है, ये समुद्र से नहीं लगा है। ऑप्शन डी बराबर पहले काट दीजिए। मालाबार तट और कोरोमंडल तट, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। किसके तट को? केरल के तट को। जहां तक हमको पता है केरल में सदाबहार वनस्पतियां मिलती है और ये मैंग्रोव या ज्वारीय प्रकार की वनस्पतियां है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कच्छ के रण और सुंदरवन में, तो यहां देखिएगा मुख्यतः पाई जाती है बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है, लेकिन मैंग्रोव प्रकार की सुंदरीय वनस्पतियां या कैसरीना आपको कच्छ के रण में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें मुख्यतः बोला गया है, तो मुख्यतः में आप क्या लेंगे, पश्चिम बंगाल में निर्मित ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा को, जो कि विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बराबर यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी है आपका जर्मन और ऑप्शन नंबर ई है आपका जापानी। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए CGPSC प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस बराबर व्यापम की एक प्रवृत्ति है, वो क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। तो रिपीट करता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, अभी वर्तमान शिक्षक भर्ती के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है आपका मौसम में परिवर्तन। याद रखिएगा मौसम में परिवर्तन होता है क्लाइमेट का अर्थ। इसी कारण आप बोलते हैं कि आपका मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतु का आगमन, तो उसी का जलवायु को ही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं जी, क्लाइमेट। और आप जब पढ़ते हैं भारत की जलवायु तो उसी को पढ़ते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, चलिए चर्चा करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना निम्न संघटकों से होती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना निम्न संघटकों से होती है, ऐसा पूछा गया है। आपके सामने कुछ कूट दिए हुए हैं, उसी का आंसर आपको बराबर देना है। तो कूट की बात करें तो पहला दिया हुआ है जैविक, दूसरा दिया हुआ है आपका भौतिक, तीसरा दिया हुआ है आपका ऊर्जा और चौथा दिया हुआ है आपके वायु। सही उत्तर चुनिए। आपके सामने कूट दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए CGPSC CMO 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो
इसमें अगर इसके आंसर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। मुख्यतः कौन कौन से घटक होते हैं? तो पहला घटक होता है आपका जैविक घटक होता है, दूसरा होता है आपका, याद रखिएगा, अजैविक घटक होता है, और तीसरा होता है आपका मुख्यतः ऊर्जा घटक होता है। और ये तीनों ही घटक अपने लिए एक उप घटक रखते हैं जो कहलाता है आपका हमारे वायुमंडल में निहित तत्व वायु। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो जैविक तो दिख रहा है जी, ये ठीक है। अजैविक नहीं दिख रहा है, तो अजैविक इसमें नहीं दिया है। ऊर्जा बिल्कुल दिख रहा है और वायु दिख रहा है, तो ये ऊर्जा दिख गया आपको और ये वायु दिख गया। इस प्रकार देख लीजिए जिस ऑप्शंस में 1, 3 और 4 दिया होगा वो राइट आंसर है। इस प्रकार मेरे को देखने को मिल रहा है, ये 1 और 1 सब में देखने को मिल रहा है। बी तो डायरेक्ट काट दीजिए। 1 के बाद 2 मिल रहा है, 2 नहीं आएगा सर, ये भी खत्म हो गया। 1 के बाद 3 मिल रहा है बिल्कुल, और उसके बाद 4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 और 4 देखने को मिल रहा है। इसमें भी 1 और 3 और 4 देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। 2 ऑप्शन में वही हो गया है, यहाँ ये 1, 2 और 4 होगा और वो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को लेके चलेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली में 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्राणी की अर्थात जो मनुष्य है उसकी हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रसायन तत्व कौन से हैं? तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो हमने पारिस्थितिक तंत्र की बात की है अभी, पारिस्थितिक तंत्र की, इस पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं अभी हमने चर्चा किया है अजैविक घटक, और अजैविक घटक में ही आपको क्या देखने को मिलता है? कार्बनिक घटक भी देखने को मिलता है, कार्बनिक घटक भी देखने को मिलता है। और इस कार्बनिक घटक में ही मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, ठीक है, या फिर अन्य जो रसायन है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन इसी के बिहाफ में पूछा गया है, इस कारण मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है। ठीक, तो चलिए ऑप्शंस पे बात करें। ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है आपका सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी है आपका कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसके राइट आंसर पे चर्चा करें तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप जानते हैं, आपको डॉक्टर्स आपके हड्डी में क्या हो जाती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, हड्डी में दर्द होता है, तो जो दवाई देते हैं उस दवाई में जो फॉर्मूला होता है वो किसी और का नहीं, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और बोलते हैं आपको कैल्शियम की कमी से बाबू तोर हड्डी कमजोर हो गए है, ऐसने बोलते हैं ना जी। ठीक है, तो वही कैल्शियम के दवाई खाए लगते तो ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, अर्थात जो आपको प्राप्त होती है ऊर्जा उसका सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका कोयला, ऑप्शन बी है आपका आणविक भट्ठी, ऑप्शन सी है आपका पेट्रोल और ऑप्शन डी है आपका सूर्य। ठीक, देखिए मेंस परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बराबर। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो भैया आंख बंद करके राइट आंसर मार दो। सन है, सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है और यह सबसे सुरक्षित स्रोत है। देख रहे हो अभी सूर्य अपने ताप के चरम सीमा पे रहता है, आप त्राहिमाम हो रहा है भाई गर्मी से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए है। ऑप्शन ए है आपका जीवजात, ऑप्शन बी है पारिस्थितिक पक्षपात, ऑप्शन सी है आपका जीवोम, ऑप्शन डी है आपका निकेत। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसके राइट आंसर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारिस्थितिक पदछाप अर्थात जो मनुष्य है अगर वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो जितना भूमि न्यूनतम भूमि धारण करता है, मतलब घर के एरिया नहीं, अगर आप एक भूमि में खड़े हैं तो वही आपका पक्षपात है। आप वहां पास खड़े मतलब खड़े या बैठे जिस भी अवस्था में है वही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उससे अधिक जमीन आपको उससे अधिक जमीन आप अपने शौकों सुविधा के लिए लेंगे, लेकिन अगर आप संघर्ष में जीते हैं तो वही आपका पक्षपात है, वही आपका धारणी है जो न्यूनतम भूमि लेके आप जीवन यापन कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने ग्रीनेल ने, ऑप्शन बी है आपका डार्विन ने, ऑप्शन सी है E.P. ओडम ने और ऑप्शन डी है आपका C.C. पार्क ने। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल ने यह संकल्पना को प्रतिपादित किया था। देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पारिस्थितिकी नीचे। ठीक है, पारिस्थितिकी नीचे शब्द का सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। और ये जो पारिस्थितिकी नीचे होता है ये होता है आपका सूक्ष्म जीवों का आवास, इसी कारण इसको कहते हैं सूक्ष्म आवास। ठीक, याद रखिए इस चीज को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा कर रहा हूं कि इन क्वेश्चनों की जो संकल्पना है, जो सिद्धांत है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, और ये आपके जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके लिए ये रिवीजन या मील का पत्थर साबित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्व प्रमुख कारण है पूछा गया है। नहीं है नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है पूछा गया है। चलिए बताइए इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है आपका मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है आपका बाढ़ एवं अकाल और ऑप्शन डी है आपका वर्षा का परिवर्तन। तो चलिए बताइए पारिस्थितिकी असंतुलन। देखिए यार, प्रकृति में असंतुलन, आपके जीवन में असंतुलन, जीवों के जीवन में असंतुलन, इन सब को मिला लेंगे तो हमारे पर्यावरण में असंतुलन होगा। अब पर्यावरण का असंतुलन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन कहलाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन तभी होगा जब जो हमको प्राणदायिनी वायु दे रहे हैं, जो वर्षा को आमंत्रित कर रहे हैं, जो मृदा का संरक्षण कर रहे हैं, जो जल का संरक्षण कर रहे हैं, अर्थात जो वन है, वन एवं वनस्पतियां हैं, उनका आप दोहन कर रहे हैं। अर्थात आज बढ़ती हुई आबादी के कारण उनकी अंधाधुंध कटाई चल रही है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए, आवास प्रदान करने के लिए हम पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। आज हम खनिज संसाधनों के दोहन के लिए, खनिज संसाधन निकालने के लिए, खनिज संसाधन के विद्युतों का उत्पादन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कई अरण्य क्षेत्र की नीलामी कर दी जा रही है सरकारों के द्वारा। इस प्रकार आज जो भी है सभी प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है और इसका मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, इसी को बोलते हैं वनोन्मूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की जो थ्योरी है इसको किसने प्रतिपादित किया था ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है जी टेलर ने, ऑप्शन नंबर बी है ई हांगटन ने। ठीक है, अब आपका ऑप्शन नंबर सी है डी आर स्टोडट ने,
और ऑप्शन नंबर डी है आपका टांस लेने। चलिए बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बराबर आपको देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन इसी संकल्पना किसने दी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर पे चर्चा करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो टांसले ने। टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा दी है। कब दी थी, तो 1935 में दी थी। और पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम हैकल ने बताया है। कब बताया था, तो 1869 में फर्स्ट बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। 1935 में टांसले ने आपका पारिस्थितिकी तंत्र का थ्योरी दिया और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकल ने किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। कब किया था, 1869 में। ठीक, और ये 1935 में। बराबर डेट से भी क्वेश्चन आता है, डेट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पे फैला हुआ है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपका मरुस्थलीय, ऑप्शन बी है आपका घास का मैदान, ऑप्शन सी है आपका पर्वतीय और ऑप्शन डी है आपका समुद्रीय। तो इसके लिए कॉमन सी फैक्ट है, अगर थोड़ा सा आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, अगर ये हमारी क्या है आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में दो भूभाग पूर्व में थे, जिसमें से एक भूभाग आपका कहलाता था क्या, तो पेंथिया कहलाता था। ठीक, और एक भूभाग कहलाता था आपका पेंथलासा, पेंथलासा कहलाता था, याद रखिएगा। पेंथलासा में, पेंथलासा का सारा भूभाग जलमग्न था और पेंथिया का सारा भूभाग क्या था आपका, स्थल था। और यही पेंथिया का सारा भूभाग ही बाद में जाके क्या बना जी, स्थल मंडल बना। और जो आपका पेंथलासा का भूभाग था ये बना आपका जल मंडल बना। और अर्थात अगर परसेंट के बिहाफ में पृथ्वी का परसेंट अगर 100% है तो 100% में याद रखिएगा पेंथलासा आपका 71% हिस्से में फैला हुआ था और पेंथिया जो था ये आपका मुख्यतः 29% हिस्सा में। अर्थात आज भी हमारे विश्व में स्थल मंडल 29% हिस्से में है और जल मंडल आपका 71% हिस्से में है। इस प्रकार अब बताइए जो सर्वाधिक हिस्सा में फैला हुआ है उसी का पारिस्थितिकी तंत्र जो रहेगा वो सर्वाधिक बड़ा रहेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अर्थात वह कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ऐसा पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर के बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन से है आपका बबूल, ऑप्शन बी है आपका यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है आपका नीम और ऑप्शन डी है आपका पीपल। तो भैया ये सब को तो आप जानते हो, इसका दातून कर लेते हो, इसका भी दातून कर लेते हो और पीपल के वृक्ष की पूजा वूजा कर लेते हो। ठीक, और ये आप नहीं जानते हो तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बिना पढ़े भी जाऊं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं यही लगाऊंगा, यूकेलिप्टस को। अब यूकेलिप्टस जो है ये क्यों पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो समझिए यूकेलिप्टस का पौधा जहाँ लगा होता है वहाँ अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा हो रही है तो जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस ये यूकेलिप्टस क्या करता है, वर्षा के जल को नीचे जमीन में अर्थात मृदा में अर्थात चट्टानों में रिसने नहीं देता है। ये इतना ज्यादा जल अपने अंदर रिसा लेता है कि जहां यूकेलिप्टस की खेती या यूकेलिप्टस पाया जाता है वहां के जमीनों में जल की कमी पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार यूकेलिप्टस को आज वर्तमान में जो पर्यावरणविद हैं या पर्यावरण के जो सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलन में इसको पर्यावरण के लिए हानिकारक या पर्यावरणीय संकट पौधा घोषित कर दिया गया है, वृक्ष घोषित कर दिया गया है। चलिए इस प्रकार इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है पूछा गया है, मतलब पारिस्थितिकी से ही किसका संबंध नहीं है पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन से है आपका जल प्रबंधन, ऑप्शन बी है आपका वन रोपण, ऑप्शन सी है आपका औद्योगिक प्रबंधन और ऑप्शन डी है आपका वन्य जीव सुरक्षा।
तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जहां तक मेरे को दिख रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र में वो प्रकृति के सारे तत्व निहित होंगे जो प्रकृति में निहित हैं। तो स्वाभाविक सी बात है पर्यावरण के वो सारे आपके स्रोत आएंगे, चाहे वन बोल लीजिए, चाहे जल बोल लीजिए, चाहे मृदा बोल लीजिए, चाहे आपका क्या बोलेंगे वायु बोल लीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सारे ही तत्व आपको परिस्थिति में देखने को मिलेंगे, पूरे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। और आप तभी अभी आहार श्रृंखला भी देखें तो उस प्रकार से मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है जल आया तो जल तो बिल्कुल भैया है। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन में वन आया तो वन तो है भी। अभी देखिए जो वन उन्मूलन कर रहे हैं वहीं से हमको दिक्कत हो रही है। वन्य जीव सुरक्षा तो बिल्कुल अभी बताया मैं, जीव जंतु भी आते हैं। इस प्रकार औद्योगिक प्रबंधन, उद्योगों का प्रबंधन हमारे पर्यावरण का कोई भी टॉपिक नहीं है, ये क्या है आपका उद्योग का टॉपिक है। उद्योगों का प्रबंधन तब करते हैं जब हमको जल प्रबंधन, जल प्रदूषण जो होता है उसको रोकना पड़ रहता है, वायु प्रदूषण को रोकना रहता है। इस कारण हम औद्योगिक प्रबंधन करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले गंदे जलों को हम नदी एवं तालाबों में नहीं जाने देते हैं। ठीक है, और वायु से जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए हम कारखाने या औद्योगिक प्रबंधन करके हम क्या करते हैं प्रदूषण को रोकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम बताइए पूछा गया है। किसके लिए? घास के लिए पूछा गया है। ऑप्शंस ए आपके सामने दिया हुआ है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ऑप्शन बी दिया हुआ है घास, टिड्डा, सर्प, मेढक। ऑप्शन सी दिया हुआ है टिड्डा, मेढक, घास, सर्प। ऑप्शन डी दिया हुआ है टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप घास तंत्र की बात करते हैं, घास के आहार तंत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है खुद तो घास। घास को खाएगा कौन? तो घास आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ उत्पादक हो जाता है। ठीक है, उत्पादक के बाद आता है घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा खाएगा और टिड्डा को खा देता है मेढक। ठीक है, और मेढक को खा देता है आपका कौन? सर्प। ठीक, तो इस प्रकार से सर्प आपका क्या हो जाता है मांसाहारी, मेढक आपका क्या हो जाता है शाकाहारी और टिड्डा भी आपका क्या है शाकाहारी ही है। ठीक, घास आपका उत्पादक हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हम बात करते हैं तो घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए पूछा गया है। देखिए आपके सामने स्टेटमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, चींटी, लोमड़ी, हिरण या बाघ। इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, प्राथमिक उपभोक्ता वो क्या होगा जी? शाकाहारी होगा ना भाई। क्या होगा? शाकाहारी होगा, शाकाहारी होगा। और शाकाहारी आपको इनमें से कौन दिख रहा है बता दो? लोमड़ी, ये तो मांस खाती है। ठीक है, इस प्रकार ये खत्म। बाघ, ये भी मांस खाता है, इस प्रकार यह भी खत्म। हिरण, हिरण घास खाती है, ये एक शाकाहारी नजर आ रहा है। चींटी, चींटी भी आपका मांस नहीं खाते। इस प्रकार चींटी और हिरण, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही। तो इस प्रकार आपके ये आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं जो आपके पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड रहे हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ। अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो पढ़े नहीं होंगे तो उन लोग से यह रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 जब आएगा तो तब तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 से 2 दिन में इसका पार्ट 2 डलने वाला है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख के एग्जाम देने जाते हैं तब भी आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए सीरीज लेके मैं रायपुर ब्रांच से उपस्थित होते रहूँगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा बताए गए जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रिवीजन के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में हमारे कंपटीशन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।